थिंक न्यूज़ में आज हमारा जो विषय है वो है सिगरेट और तंबाकू का सेवन। इस विषय के ऊपर बात करने से पहले मैं आपसे दो चार बातें साझी करना चाहूँगी कि सारे विश्व में इसका सेवन किया जाता है और 300 मिलियन लोग ऐसे हैं जो इसका सेवन करते हैं। और भारत में इसकी स्थिति और भी खराब है। हालांकि आंकड़ों से जाएं तो चाइना में सबसे ज़्यादा स्मोकिंग और तंबाकू का इस्तेमाल होता है और भारत में दूसरे नंबर पर वो जनसंख्या की अधिकता जो है उसकी वजह से है। लेकिन भारत जो है उसके अंदर 15 लाख लोग जो हैं वो हर साल स्मोकिंग की वजह से और तंबाकू की वजह से उनकी मृत्यु होती है। पर मृत्यु होना एक आंकड़ा है, लेकिन जब आप इस आंकड़े के गहराई से देखेंगे तो आप देखेंगे कि बंदा सिगरेट पीता है तो कोई ऐसा नहीं कि अगले दिन मर जाता है या अगले साल मर जाता है। होता ये है कि जब आप सिगरेट पीना शुरू करते हैं या तंबाकू का सेवन किसी भी तरह से करते हैं तो आपके हृदय पे, आपके हार्ट पे, आपके लंग्स पे, आपके शरीर के और अंगों पे इसका प्रभाव शुरू होता है। आप बीमार होने शुरू होते हैं और आपके परिवार पे आपका खर्चा पड़ना शुरू होता है। आपकी कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है और आप धीरे धीरे परिवार के लिए और समाज के लिए एक भार बन जाते हैं। और फिर जब आपकी मृत्यु होती है तो आपने जितना योगदान इस संसार में देना था उसमें कमी आती है। तो ये एक ऐसा नशा है जो मालूम नहीं कहाँ से शुरू हुआ, कैसे आ गया। यही सब आज हम जानने की कोशिश करेंगे और इसके लिए मैंने जिन्हें निमंत्रण दिया है वो हैं हेमंत गोस्वामी। इनके बारे में बताना चाहूँगी कि चंडीगढ़ पहला एक ऐसा शहर है सारे भारत में जहाँ पे स्मोकिंग को कानूनी तौर पर बैन किया गया और वो हुआ हेमंत गोस्वामी की वजह से। ये क्या कोई जादू की छड़ी थी? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसके पीछे एक लंबा संघर्ष था। इनको सैकड़ों जगह पे फाइट करना पड़ा, कोर्ट में कितने ही देर केस चला, ब्यूरोक्रेट्स के साथ फाइट करना पड़ा, उनके खिलाफ फाइट करना पड़ा। हालांकि ये काम तो प्रशासन का था, लेकिन इन्होंने उसको अपनी एनजीओ के तहत बहुत ही पैशनेटली फाइट किया और भारत का पहला शहर चंडीगढ़ जहाँ पे स्मोकिंग बैन हुई। बैन का मतलब होता है कि आप पब्लिक प्लेस पे स्मोक नहीं कर सकते। अगर कोई आपकी शिकायत कर दे तो आपको पुलिस अरेस्ट भी कर सकती है, आपके ऊपर फाइन भी लग सकता है। ये एक अच्छा, बहुत ही क्रांतिकारी कदम था। सो हेमंत, ये जो स्मोकिंग तंबाकू क्या भारत में सदियों से था या कि कहीं बाहर से हम पे लादा गया? देखिए, ये कोई तंबाकू ऐसा नहीं कि हमारे इतिहास में भारत के इतिहास का हिस्सा हो जी या कहीं हमारे वेद पुराणों में इसका वर्णन हो। जी। ये तंबाकू जो है पोर्तुगीज लेके आए थे और ओ, सब पुर्तगाली लेके आए। पुर्तगाली लेके आए थे और हम्म, सबसे पहले जो इसकी प्लांटेशन थी वो उन्होंने गोवा में की। पहला जो तंबाकू का प्लांट अच्छा, था गोवा वो में। गोवा में लगाया तो इन्होंने। तभी आज तक गोवा में हम स्मोकिंग और तंबाकू और ड्रग्स से उलझे हुए हैं पूरी तरह। वो गोवा स्पेसिफिक तो मैं इसको नहीं कहूंगा कि हम्म, इतिहास से निकलने के बाद तो पूरे हिंदुस्तान में ही पर आज भी पाया भारत जाता है। में गढ़ तो गोवा को ही माना नहीं, जाता गोवा है। इज वन ऑफ द प्लेसेस, वन ऑफ द वन ऑफ द प्लेसेस या प्लेसेस नॉर्थ ईस्ट में है। पूरे हिंदुस्तान में है। जैसे आपने बताया, हम्म, तकरीबन 30% लोग हिंदुस्तान में भी हाँ जी किसी ना किसी प्रकार का तंबाकू सेवन करते हैं, जी। जिसमें सबसे ज़्यादा गुटखा, खैनी वगैरह इस तरह का स्मोकलेस टोबैको जिसे हम कहते हैं वो हम्म, कंज्यूम करते हैं। हम्म, और फिर उसके बाद स्मोक्ड फॉर्म ऑफ टोबैको है जिसमें सिगरेट, बीड़ी वगैरह है, ये हम्म। कंज्यूम करते हैं। तो तो जो गुटखा है जी, उसको भी हम कहेंगे कि वो तंबाकू का सेवन है। हाँ हाँ, वो तंबाकू का सेवन है, उसमें तंबाकू ही या होता है। गुटखा जैसे और कई चीजें हैं। उसमें तंबाकू ही होता है। तो हम्म, कुछ इसमें फूड एक्ट के बाद हम्म, इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लगी, पर अभी भी जो गुटखा के फॉर्म में अलग अलग तंबाकू और खैनी वगैरह ये जो बिकता है, हम्म। ये सब तंबाकू ही है। इसके अंदर तंबाकू नहीं होगा तो लोग इसका सेवन नहीं करेंगे, अच्छा। क्योंकि इसमें दो चीजें हैं, एक तो इसमें नशा होता है हम्म, और दूसरा इसके साथ एडिक्शन हो जाती है। तंबाकू की एडिक्शन हो जाती है और तंबाकू की जो एडिक्शन है ये हीरोइन और कोकीन हम्म, जितनी ही एडिक्शन होती है, कई जो पेपर्स हैं वो तो ये कहते हैं उससे भी ज़्यादा अधिक एडिक्शन है इसकी। तो इसको छोड़ना उतना आसान नहीं होता। हम्म। तो अगर एडिक्शन नहीं होगी तो लोग उसको कंज्यूम नहीं करेंगे और बार बार नहीं परचेज करेंगे। ओके ओके। तो ये जो ऐसा कहा जाता है कि आपने सिगरेट का एक बार कश लगाया
तो आप दोबारा फिर लगाने के लिए पूरी तरह से आप अपने बाध्य होंगे और ज़्यादातर आप इसी में फिसलते चले जाते हैं। जी, तंबाकू जो है ये केमिकल एडिक्शन है। हुँ, तो ये हमारे ब्रेन पे इफ़ेक्ट करती है, हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाता है, तो कुछ एक बार सेवन करने के बाद हुँ, आपको आपको आपका मस्तिष्क कहता है कि आप में कुछ कम है, हुँ, तो आप बार-बार सिगरेट या तंबाकू का सेवन करना चाहेंगे। एक केमिकल एडिक्शन है और हुँ, इसको डील करने का, इसको छोड़ना हो, हुँ, तो उसके लिए भी आपको कोई डॉक्टरी सहायता थोड़ी लेनी पड़ती है। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी स्वयं की शक्ति से, अपनी विल पावर से इसको छोड़ पाते हेमंत बता रहे हैं कि आपको अगर छोड़ना हो तो विशेषज्ञ की सहायता चाहिए। पर क्या भारत में विशेषज्ञों की सहायता उपलब्ध है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि ज़्यादातर हमारे पास इस विषय पे काम करने वाले डॉक्टर्स नहीं हैं। अगर हैं तो वो हर जगह उपलब्ध नहीं हैं। सारे पीजीआई चंडीगढ़ में एक विभाग है जिसके अंदर इस पे काम होता है, पर उसके आगे भी बहुत से प्रश्न चिन्ह हैं। मैं चाहूँगी कि आप इस बारे में बताएँ। जी, डब्ल्यूएचओ ने तकरीबन आज से 20 साल पहले हुँ, टोबैको सिजेशन क्लिनिक की शुरुआत की थी और हुँ, कुछ स्पेसिफिक क्लिनिक्स को फंड किया था, हुँ, जिसमें पीजीआई में एक है जो आपने बोला, हुँ। डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री में था। जी। तो जिनका काम यही था कि जो तंबाकू के सेवन से एडिक्टेड हैं, हुँ, तो उनको उससे निजात दिलाने के दिलाई लिए जा उन्होंने टीसीसी क्लिनिक शुरू किए थे। हुँ, तो टीसीसी क्लिनिक क्योंकि पीजीआई का और बहुत सारे काम है, तो ये कामयाब रहा पर बड़ी लिमिटेड कामयाबी रही। हुँ, इसका हम रेट देखते हैं कि 3 महीने तक कितनों ने छोड़ा, 6 महीने तक कितने ने छोड़ा। तो एक बार आप क्लिनिक में आए, तो हुँ, उसके बाद आपका 6 महीने तक आपने यदि छोड़ के रखा, तो हम ये मानते हैं कि आपने तंबाकू का सेवन छोड़ दिया। हुँ। उसका करना, आप तंबाकू का इस्तेमाल करना आपने तो वो छोड़ दिया। रिलैप्स नहीं करते? जनरली 6 महीने से पहले रिलैप्स ज़्यादा होता है, हुँ, पर कई जगह 1 साल और इस तरह की भी अवधि जो है वो ध्यान में रखी जाती है हुँ, कि टोबैको सीज़ेशन का जो पीरियड है वो हुँ, कम से कम 6 महीने से 1 साल तक रहे। पर 6 महीने ये डब्ल्यूएचओ ने एक एक मियाद तय इसकी की थी। निर्धारित की थी कि 6 महीने तक अगर छोड़ दिया तो इसका मतलब आपने छोड़ दिया। हुँ, पर क्योंकि वहाँ एक ही डॉक्टर थे, डिपार्टमेंट ऑफ सेक्रेटरी था, आपको वहीं पर्ची बना के जाना पड़ता है चंडीगढ़ में और हुँ, कहीं और जगह पे, तो उसकी सक्सेस जिस तरह की होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। हाँ, बाकी जितने आम डॉक्टर्स हैं, जो जनरल फिजिशियन हैं, वो भी हुँ, आपको इसमें सहायता कर सकते हैं। हुँ, पर यहाँ दिक्कत ये आती है कि लोग समझते नहीं है कि उनको अगर तंबाकू सेवन करते हैं तो उनको किसी डॉक्टरी सहायता की ज़रूरत है। हुँ। इसलिए उनको लगता है कि अगर छोड़ना हो तो मेरे में इतनी विल पावर है, मैं छोड़ सकता हूँ। बहुत सारे लोग छोड़ भी वो देते हैं। सच नहीं है। नहीं, बहुत सारे लोग बहुत छोड़ कम देते हैं, प रे उसमें से प बहुत छोटा परसेंटेज प्रतिशत है जो हाँ। हमेशा के लिए छोड़ पाते हैं। हुँ, बाकी क्या है, जब रिलैप्स हो जाता है, जैसे आपने 2 महीने छोड़ी, हुँ, उसके बाद फिर आपने एक कश लगाया और दोबारा से सिगरेट शुरू कर दिया। हालाँकि आम फिजिशियन जो है, हुँ, वो भी इसमें आपकी सहायता कर सकते हैं और तंबाकू छुड़वा सकते हैं। जहाँ तक जनरल फिजिशियन की बात है, वहाँ पर एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ऐसे डॉक्टर के पास ना जाएँ जो खुद तंबाकू का खुद सेवन करता हो। तम्बाकू पीते हैं। क्योंकि जो मेडिकल प्रोफ़ेशन में जो तंबाकू का सेवन है, जैसे पूरे भारत में यदि वो 28 या 30% के करीब है, तो मेडिकल प्रोफ़ेशन में उससे थोड़ा-सा ज़्यादा है। तो ये हाँ, ध्यान रखना चाहिए, आप ये ऐसे डॉक्टर के इवन पास ना जाएँ, जी। जिसका रिज़ॉल्व कम हो आपका तंबाकू छुड़ाने के लिए। तो चलिए, एक जो इसका एक आउटकम निकली कि लोग अपने बच्चों से दुखी थे कि वो सिगरेट से शुरू होते हैं और फिर सिगरेट से तंबाकू की अलग-अलग किस्में ट्राई करते हैं और फिर कहीं न कहीं जाकर वो ड्रग्स में जाते हैं। जी। तो मेरा सवाल आपसे है कि क्या ये ज़रूरी है कि जो लोग सिगरेट पीना शुरू कर दें और तंबाकू की कुछ भी सेवन करें, कि वो एक दिन ज़रूर ड्रग्स की तरफ जाएँगे? देखिए, तंबाकू जो है ये एक गेटवे ड्रग है। हुँ, तंबाकू भी एक ड्रग है, हुँ, जैसे हशीश, हुँ, अफ़ीम वगैरह ये सब एक नशे की वस्तु है, उसी हुँ, तरह तंबाकू भी है। हुँ, तो तंबाकू एक माइल्डर फॉर्म ऑफ नशा है, पर हुँ, इसको छोड़ना जैसे मैंने आपको बताया, उतना ही ज़्यादा मुश्किल है जितना अफ़ीम या किसी और नशे को छोड़ना है। जी। हेरोइन हो, चिट्टा हो, कुछ भी हो, हुँ, उतना ही मुश्किल इसको रहता है। हुँ। ये गेटवे ड्रग है, जब एक बार आपको स्मोकिंग की लत लग जाती है, तो एक तरह से पूरी दुनिया जो ड्रग्स की है, वो आपके लिए ओपन हो जाती है। और ऐसी स्टडीज़ मतलब हैं, आसान है उधर बहुत को आसान है, फिसलना। और ये ऐसी बहुत सारी स्टडीज़ हैं, जिसमें ये साफ-साफ माना गया है कि जितने लोग हार्ड ड्रग्स जिसे हम कहते हैं, वो कंज़्यूम करते हैं, उसमें ज़्यादातर लोग 3/4 जो है, वो पहले तंबाकू का सेवन शुरू करते हैं। करते हैं। उसी के बाद वो बाकी हार्ड ड्रग्स में जाते हैं। तो तंबाकू जो है, वो गेटवे ड्रग है। यदि आपके बच्चे या आपके घर में, परिवार में कोई भी छोटा सदस्य, कोई यूथ अगर तंबाकू का सेवन करता है, तो आप एक
तरह से आप सतर्क हो जाएं, अलर्ट हो जाए कि ये जो है ड्रग्स की तरफ भी जा सकते हैं। यहाँ एक और आउटकम है कि जहाँ माँ बाप दुखी होते हैं, ज्ञान भी नहीं होता, पत्नी है, आपका हस्बैंड जो है शराब का अल्कोहलिक हो गया है, सिगरेट का नशा इतना ज़्यादा है कि घर की आर्थिक व्यवस्था को भी वो पैसे वहाँ खर्च देते हैं। तो जब लोग दुखी होते हैं, परिवार के लोग, तो कहीं आपको पीजीआई में या कहीं उसका कोई आपको हल नहीं मिलता, तो वो लोग प्राइवेट लोगों के पास जाते हैं, जो कि एक तरह से धंधा बन गया है, और वहाँ पे फिजिकल टॉर्चर से इनको रोकने की कोशिश की जाती है। मैं इस पे आप क्या जानना चाहूँगी? जी देखिए, जब आप तंबाकू कंज्यूम करते हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे वो ओरल हो चाहे स्मोक्ड फॉर्म हो, जब करते हैं तो ये चीज़ से तो आप निश्चिंत रहें कि आप बीमार होंगे, 100% होंगे, किसी न किसी फॉर्म की बीमारी आएगी। जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स और डाटा है उसके हिसाब से 50% ऑफ द पीपल हु कंज्यूम टोबैको विल डाई बिकॉज ऑफ टोबैको। तो 50% लोग 100% श्योरिटी के साथ तंबाकू से होने वाली बीमारी से मारे जाएंगे, उनकी मृत्यु होगी। ये है हमारा मोर्टेलिटी का स्टेटस। मॉर्बिडिटी मतलब अपंगता जो इससे किसी भी तरह की होगी। बाकी के जो 50% है वो किसी ना किसी तरह की अपंगता से ग्रस्त रहेंगे, और जिसमें हार्ट रिलेटेड डिजीजेस, कार्डियोवास्कुलर रिलेटेड डिजीजेस हो सकती हैं, लंग्स की हो सकती है, नाड़ियों की आपकी हो सकती है, आंखों की हो सकती है, इवन सेक्सुअल डिसफंक्शन से भी वो अफेक्टेड होंगे। और आंखों की रोशनी पे खास तौर पे जाना है कि हमने जाना है कि धीरे धीरे रोशनी कम होने लगती है और किसी स्टेज पे आप बिल्कुल अंधे भी हो सकते हैं। जी, ये भी हाँ, इसमें शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं है जो तंबाकू सेवन से अफेक्ट ना हो। कहा जाता है कि इसमें 3000 कंपाउंड है, टोटल 5000 केमिकल की कई जगह बात होती है अलग अलग कंपाउंड्स की जो तंबाकू के सेवन से निकलते हैं और जो आपके शरीर के अंदर जाते हैं, जिसमें बहुत सारे कार्सिनोजेनिक हैं जिनसे कैंसर होता है। 80 के करीब ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कार्सिनोजेनिक होते हैं, जिनसे कैंसर कारक होते हैं सिगरेट के अंदर। और बहुत सारे इसमें जो इसका जो इफेक्ट होता है वो एक तरह से आपके जो नाड़ियों को सिकुड़ने का काम भी करता है, जिससे आपका ब्लड फ्लो कम होता है, तो शरीर के बाकी अंगों में आपका खून जो है वो कम पहुंचता है, जिससे आपको कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं है, इंक्लूडिंग आपके बाल से लेके पांव के नाखून तक, हर आपके शरीर के हिस्से पे इसका फर्क पड़ता है। तो इसलिए ये बहुत ही घातक चीज है, और जब आप इसका सेवन करना शुरू करते हैं तो ये ध्यान रखिए, जैसे आपने शुरू में बोला कि ये एक कोई गोली नहीं है कि आपको लगे और आपने एक सिगरेट पी और आप ठां देके गिरे और मर गए। तो ये एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट इसका होता है, जो कुछ सालों से 2 साल से लेके आपकी ताउम्र चलने वाला भी हो सकता है। 1 साल में 2 साल में आपको कैंसर हो जाए मुंह का, और हो सकता है कि आप बहुत लकी रहें तो आपको 10 साल बाद इसका असर हो, पर असर जरूर होगा। तो जो ये सिगरेट को लेकर एक विश्व का जो सारा नज़ारा है कि लॉबीज हैं जी, जैसे लिकर लॉबी है, बिल्कुल सही, जैसे कार लॉबीज हैं, बिल्कुल सही, ये उस तरह की लॉबीज हैं जो चाहती नहीं है कि सिगरेट का उत्पादन बंद हो, तंबाकू का उत्पादन बंद हो या ड्रग्स का बंद हो। तो वो इतनी शक्तिशाली हैं आर्थिक रूप से कि वो सरकारों के फैसलों को भी इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। तो 2005 में सरकार हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर बैन लगाया था कि आप अपनी सिगरेट जो है उनकी एड्स पे आपको दिखाना पड़ेगा कि ये इससे आपकी मौत हो सकती है, कैंसर हो सकता है। तो वो उसके ऊपर मैं आपका कमेंट चाहूँगी, क्या वो सक्सेसफुल था? जी, ऐसा है कि इस पर बहुत सारी स्टडीज़ हैं जो ये बताती हैं कि यदि आपके परिवार में आप किसी को स्मोक करता हुआ देखते हैं तो तकरीबन 3 से 5 गुना तक ये संभावना ज़्यादा रहती है कि आप भी तंबाकू का सेवन करेंगे। यदि आपके रोल मॉडल्स और हीरो सिगरेट पीते हैं और आप उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, तो संभावना बहुत गुना बढ़ जाती है, कई गुना बढ़ जाती है कि आप भी तंबाकू का सेवन करोगे। अगर आप हीरो हीरोइंस के बालों के कट भी अपना सकते हो, बिल्कुल, तो सिगरेट क्यों आप फिल्मों में देखेंगे कि उसने एक सिगरेट मुंह में लगाई और डिशुम खूब मारा, लोगों को, विलन को मारा, और उसको अच्छी हीरोइन भी मिल गई। और इस तरह का आप देखो, आपको कोई बीमारी तो दिखाई नहीं कि वो कैंसर से मर गया या उसने सिगरेट पीने से उसको कोई हार्ट अटैक हो गया, ये तो दिखाया नहीं। सिर्फ ये दिखाया कि वो एक मैको मैन की
तरह उसने एक्ट हाँ, किया। हाँ। तो इसलिए लोगों के मन में ऐसी एक मिसकंसेप्शन और एक ऐसा फीलिंग आ जाती है कि सिगरेट पीने से शायद मैं भी वैसा ही मैको बन बन जाऊंगा जाऊँगा। और मैं भी वैसा ही करूंगा, और मेरे चारों तरफ यदि आप मेल हैं तो उनको आपको लगेगा कि मेरे चारों तरफ महिलाएं रहेंगी, हुँ, और यदि आप फीमेल हैं तो आपको लगेगा कि मैं इंडिपेंडेंट हो गई हुँ। और मैं एक बहुत ही डायनामिक लेडी बन गई। तो इस तरह का मिसकंसेप्शन जो है आपके दिमाग में आ जाता है। जी। यही वजह थी कि इस सब को रियलाइज करते हुए 2005 में एक नया कानून लेके आया गया, जिसके तहत ये घोषणा की गई किसी भी फिल्म में हुँ, सिगरेट पीते हुए या तंबाकू का सेवन करते हुए आपको दर्शाया नहीं जा सकता। वो आप ठीक बोल रहे हैं, पूरी तरह से कामयाब नहीं हुआ, हुँ, उसके कुछ कारण हैं। हुँ। हाँ, वो मैं जानना चाहूँगी कि क्या कारण है? जी, उनके कारण एक तो ये रहा कि उसमें उस समय इंडस्ट्री ने इंटरफेयर किया, अच्छा। और इंडस्ट्री ने कुछ फिल्म डायरेक्टर्स के थ्रू, जिसमें महेश भट्ट साहब शामिल है, उन्होंने उन्होंने केस फाइल करवाया हाई कोर्ट में कि इससे एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम फ्रीडम, ऑफ एक्सप्रेशन, हमारा एक्सप्रेशन करने का हास्यास्पद, हक है। हाँ, एकदम बिल्कुल हास्यास्पद सही है। डायलॉग बन गया है बिल्कुल ये। सही है। वो करके उन्होंने कुछ केस किए। केस करके मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग उसके बीच में आ गई, हुँ, और उन्होंने बीच में नेगोशिएट करना शुरू किया, और उन रूल्स को डिल्यूट कर दिया गया। हाँ, डिल्यूट करके यह कहा गया कि अच्छा आप दिखा सकते हैं अगर कैरेक्टर की डिमांड हो, हाँ। तो वो तो आप हमेशा कैरेक्टर जस्टिफाई की कर सकते हैं। डिमांड तो आप हमेशा जस्टिफाई कर और सकते हैं। वो जस्ट और हमेशा वो एक विंस्टन चर्चिल का एग्जांपल देते रहे कि विंस्टन चर्चिल जो है वो सिगरेट पीता था, कल को हमें उसका चित्रण करना हो तो हम कैसे दिखाएंगे बिना सिगार के। हाँ, तो इस तरह के हास्यप्रद चीजें करके उन्होंने इनको डिल्यूट कर दिया। हुँ, इसमें राजनीतिक लोगों को उन्होंने इन्वॉल्व किया हुँ, और पॉलिटिकल विल को वीक किया। हुँ, जो उस समय के मंत्री थे हमारे हेल्थ मिनिस्टर, उनको भी वहां से उसके बाद में शिफ्ट किया गया। हुँ। इलेक्शन नए मंत्रालय में नए मंत्री आए तो ये रूल और डिल्यूट हो कौन गए। मिनिस्टर थे उस उस समय? समय अंबुमनी रामदोस थे। अच्छा। तो वो जो है तंबाकू के अगेंस्ट काफी हुँ, अच्छी लड़ाई लड़ रहे थे। हाँ। तो उनको भी थोड़ा सा लॉबीज़ जो मैं कह रही थी कि बिल्कुल लॉबीज़ इतनी शक्तिशाली हो जाती हैं कि वो गलत से गलत फैसले करा सकती हैं सरकारों से। जैसे कि सारे अमेरिका के रेलवे स्टेशंस जो हैं वो खरीद कर उनको डिमोलिश किया गया ताकि लोग कारें खरीदने के लिए बाध्य हों। तो वैसी ही बात है सिगरेट पे। सारे विश्व में ये लॉबीज़ आपकी सिगरेट का उत्पादन बंद करना तो दूर बढ़ाना चाहते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में आपको कौन बचाए? ये मैं आपसे जानना देखिए, चाहूँगी। तंबाकू की समस्या को डील करना बहुत आसान है। तंबाकू जो है वो कोई इलिसिट लिकर की तरह या जो शराब है उसकी तरह नहीं है कि कहीं पर भी घर में घड़ा दबाया और उसमें से आपने शराब कुछ दिन में बना ली, हुँ, फर्मेंट करके उसमें शराब निकाल ली, ऐसा नहीं है। हुँ, इसके लिए आपको तंबाकू का पौधा चाहिए होता हुँ, है, उसका आपको पत्ते चाहिए होते हैं, हुँ, उसका उसका प्रोसेस करना पड़ता है, और फिर उसके बाद सिगरेट बनती है हुँ, या तंबाकू का कोई और उत्पाद बनता है। तो हुँ, तंबाकू का यदि पौधा नहीं होगा तो उत्पाद भी नहीं बनेगा। हुँ। तो इसको बैन करना बहुत ही आसान काम है। कि तंबाकू को पौधों की प्लांटेशन बैन की जाए। मैं उससे आगे आ रहा हूँ कि हुँ, प्लांटेशन तो स्पेसिफिक एरिया में ही होती है। हुँ, तो जैसे अभी आपने यहाँ बैन कर दिया तो ऐसा नहीं है कि कोई भी घर में उसको बना सकेगा हुँ, लीकर की तरह। हुँ। जब हम बैन की बात करते हैं तो लीकर, ये लॉबी कई बार बोलती है देखिए आपने लीकर को बैन किया था तो उसका क्या हश्र हुआ। जी। तो तंबाकू को बैन करना ज्यादा आसान है लीकर के बनिस्बत, क्योंकि इसको कभी भी घर पे मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता। तो हुँ, तंबाकू बैन करने से जितनी भी तंबाकू से मृत्यु हो रही है उसको आप रोक सकते हैं। हुँ। साल में आपने बताया 15 लाख लोग हर हिंदुस्तान में, साल 10 से 15 लाख का अलग अलग एस्टिमेट है पर हुँ, मिनिमम 10 लाख है और हुँ, 15 लाख तक ही एस्टिमेट जाता है। 10 से 15 लाख लोग हर साल अपना जीवन ज खो रहे हैं, हाँ। परिवार अपना एक सदस्य खो रहे हैं। हुँ, तो आप उसको रोक सकते हैं। हुँ, कोविड के टाइम पे जब से 2019 नवंबर 2019 से जब कोविड शुरू हुआ से आज तक हुँ, 5,30,000 लोगों की मृत्यु हुई है। हुँ, उसके लिए 2 साल हमने देश बंद रखा हुँ, और क्या-क्या नहीं किया, 3 डोज़ वैक्सीन के लगाए, सब कुछ किया। हुँ। यहाँ तो हर साल 15 लाख लोग मर रहे मर हैं। रहे हैं। तो आप अगर कोविड के लिए ये कर सकते हैं, तो आपने इसके लिए तो कर ही कोविड के लिए सकते तो हैं। आपने वैक्सीन लगाई, हुँ, यहाँ तो वैक्सीन भी नहीं यहाँ तो लगानी। खर्चा भी नहीं है। यहाँ वैक्सीन भी नहीं लगानी, यहाँ आपको सिर्फ बैन करना है और आप 15 लाख लोगों की जान बचा सकते हो हर साल। हुँ, और ये जो नहीं कर रही सरकारें, ये दिखाती है उनकी मानसिकता और दिखाती है कि पैसे का खेल कितना बड़ा है, जिसकी वजह से ये सब दुनिया भर में चल रहा है। एक तरफ 5 लाख लोगों के लिए हिंदुस्तान में मृत्यु होती है और आप 2 साल देश बंद रखते हो, और हुँ। एक तरफ 15 लाख हर हर साल मर साल रहे हैं, मर 10 रहे से हैं। 15 लाख। आप फिर भी कुछ करने को तैयार नहीं बहुत है। बहुत अच्छा तर्क दिया आपने। तो इसका हल हमारे अपने हाथ में है। परिवार में बच्चों की बचपन से जो शिक्षा है, एक वहाँ पे है कि उनको इसकी शिक्षा दी जाए बजाय डंडा दिखाने के।
बच्चों को ये बताया जाए कि सिगरेट पीने से कैसे आपका आपका हार्ट, आपके लंग्स, आपके पैनक्रियाज, आपके किडनीज, सभी चीज़ें ऐसी हैं, आंखें, कोई कोई भाग ऐसा नहीं जिसके ऊपर इसका असर ना हो। पर रीटा जी, इस पे मेरा मत कुछ और है। हाँ मुझे जी। लगता है कि सारा फायदा, मुनाफा तो कंपनियां उठा रही हैं, हम्म। टैक्स सरकार ले रही है उस पे, हम्म। और जिम्मेवारी आम इंसान पे क्यों हो? क्यों? जब इसको बैन करके हम इसका समाधान निकाल सकते हैं, तो हर बच्चे को शिक्षित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, हर ये स्कूल कॉलेज में भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुनिया में कितने लोग सिगरेट पीते हैं, क्या आंकड़े हैं? देखिए, दुनिया में तकरीबन 30% के करीब का हमारे पास आंकड़ा है। हम्म। हिंदुस्तान का 30% है, दुनिया में 2% कम के आंकड़े हैं, तो हम वर्ल्ड एवरेज से ऊपर हैं। भारत में कितने प्रतिशत लोग हर वर्ष मृत्यु पाते हैं जस्ट बिकॉज दे आर स्मोकिंग यदि टोबैको? आप तंबाकू का सेवन करेंगे, तो आधे लोग जो तंबाकू का सेवन करेंगे, वो उनकी मृत्यु होगी, तय है। तय है। हम्म। और बाकी के जो आधे लोग हैं, वो किसी ना किसी रोग से ग्रस्त होंगे। तकरीबन 10 से 15 लाख लोग हर साल भारत में तंबाकू के सेवन से मारे जाते हैं। कहते हैं कि चीन में सबसे ज्यादा लोग इसका सेवन करते हैं और भारत दूसरे नंबर पर है, इसका क्या कारण है? देखिए, चीन में इसकी खेती तंबाकू की जो है सबसे ज़्यादा होती है, हम्म। भारत में उसके बाद होती है। हम्म। और ये जो खेती होती है, इसकी ज़्यादातर कंजम्पशन इंडिया में जो है, हम अपने अंदर देश में डोमेस्टिकली यूज़ करते हैं, जबकि चीन में उसमें काफ़ी ज़्यादा हिस्सा जो है वो एक्सपोर्ट भी होता है। पर हिंदुस्तान में जितना तंबाकू हम उगा रहे हैं, उसका मैक्सिमम परसेंटेज हम अपने घरेलू इस्तेमाल में लेके आ रहे हैं, मतलब हमारे लोग उसका सेवन कर रहे हैं, सेवन कर इसलिए ये हमारे लिए बहुत खतरनाक है। खतरनाक है। तो ये एक इसमें मेरे को सवाल पूछना था आपसे, क्या ये भी कारण है कि भारत में तरह तरह का तंबाकू जो है बहुत कम कीमत पर मिल जाता है? जी, पूरी दुनिया में तंबाकू की जो लागत है वो बहुत कम है। जब कंपनियां इसको बेचती हैं, तो कंपनियां उसमें पैकेजिंग का कॉस्ट, अपना मुनाफा बहुत कुछ लगाती हैं, उसके साथ टैक्स भी लग जाते हैं, तो इसलिए उसकी कीमत ज़्यादा हो जाती है। जो डोमेस्टिक फॉर्म ऑफ टोबैको है, जैसे खैनी, बीड़ी वगैरह, वो हमें सस्ता दिखता है और लोगों को अफोर्डेबल भी लगता है, इसलिए लोग उसको ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। ज्यादा खतरा किसको है, सिगरेट पीने वाले को या सिगरेट पीने के वाले के साथ बैठने वाले को? देखिए, दोनों को ही उतना खतरा है। जो कंज्यूम करने वाले को तो ज़्यादा है ही, क्योंकि वो सारे केमिकल्स खुद अपने फेफड़ों के अंदर और अपने शरीर के अंदर, ब्लड स्ट्रीम के अंदर लेके जा रहा है। जो साथ में उसके बैठा है, उसके नाक में भी, उसके नथुनों से भी, उसके अंदर भी वो स्मोक जा रहा है, जिसे हम सेकेंड हैंड स्मोक कहते हैं। तो उस पे भी बीमारी का खतरा कोई ज़्यादा नहीं है। हो सकता है कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो, जो खुद कंज्यूम कर रहे हैं, और आपके परिवार को उसका असर पहले हो जाए। तो यदि आप एक कमरे में स्मोक कर रहे हैं, हो सकता है आपके बच्चे जो हैं, किसी न किसी बीमारी से पहले ग्रस्त हो जाए, आप बाद में हो। इसके अलावा आजकल टर्शरी स्मोक पे भी रिसर्च चल रही है, थर्ड हैंड स्मोक पे भी। अगर आप इस कमरे में तंबाकू का सेवन करके गए हैं, तो यहाँ पर भी रेसिड्यू स्मोक रहेगा, जो उस कमरे में आपके स्मोक करने के बाद भी आएगा, उस पे भी उसका असर पड़ेगा। तो जो ये है कि जो सिगरेट का छोड़ा गिराया जाता है, जो भी उसका बीच में से ऐश। निकलता है, ऐश है जो, वो धरती पे उसका क्या असर? देखिए, ऐश तो ऐश ही है, उसका असर जो है बहुत छोटे वो पार्टिकल्स होते हैं, तो वो तो आप इनहेल करेंगे ही, और उसमें भी उसका कोई ना कोई नहीं, असर रहेगा। धरती पे मैंने यहाँ गिरा दिया, तो जो सिगरेट का देखिए, जो सिगरेट के बट्स हैं पीछे, उसके बारे में बहुत सारी रिसर्च हुई है। जो पीछे जो छोटा सा टुकड़ा आप छोड़ जी जी देते हैं, जी, वो जगह जगह नालियों को क्लॉग करते हैं, और वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। उसके अंदर फाइबर होता है, एक तरह जी का प्लास्टिक होता है, जी। तो वो आपके सारे ड्रेन्स को ब्लॉक कर देते हैं। तो ऐसा कितनी सर्वे हैं जो ये बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल है, और ये सैकड़ों साल तक धरती पे रह सकता है, जी जिससे धरती पे इसका असर पड़ेगा, और इसमें जी टॉक्सिक केमिकल जो है वो भी डिस्चार्ज होते हैं, जिसका ओवरऑल जो वाटर क्वालिटी पे, जो पानी आ रहा है, उस पर भी इसका फर्क पड़ेगा, और धरती की ओवरऑल उर्वरकता, उसकी फर्टिलिटी, उस पर भी फर्क पड़ेगा। जी। सिगरेट या तंबाकू के सेवन से हमारी आर्थिक व्यवस्था पे किस तरह से असर पड़ता है, भारत की या किसी भी देश की? देखिए, 4 तरीके से इसका फ़र्क पड़ता है। तो पहला तरीका तो ये, पहला जो इसका असर पड़ता है वो ये, कि आप जब सिगरेट खरीदते हो, किसी भी तरह का तंबाकू का सेवन करते हो, तो उस पे आप पैसे खर्च कर रहे हो, जो आपके परिवार के डिस्पोजेबल इनकम में से जा रहा है। तो सीधा-सीधा आपके परिवार को गरीबी की तरफ धकेलने का ये पहला मोड रहता है। दूसरा, जब आप तंबाकू का सेवन करते हैं, तो उससे आप बीमारी खरीद के घर पे लेके आ रहे हैं।
जी। उससे आप बीमार होते हैं, हॉस्पिटल के नंबर ऑफ डेज यू विल गो टू हॉस्पिटल इन अ ईयर वो बढ़ जाते हैं। जी। तो अगर आप पूरी तरह बीमार नहीं हुए तो वो उसका असर पड़ता है, आप जो डॉक्टर के पास पैसा खर्चते हैं। तीसरा जो आप उस पे आपका जो खर्चा होता है, वो होता है जिस समय आप कोई एक गंभीर बीमारी से या गंभीर संकट से जूझते हैं, जैसे कि हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज़ हो जाती है या कैंसर हो जाता है, तो पूरे के पूरे परिवार को ड्रेन कर देता है, पूरे आपके इकोनॉमिक सिस्टम को ड्रेन कर देता है, वो असर पड़ता है। और चौथा जो सबसे ज़्यादा इसमें घातक रहता है, वो आपकी ओवरऑल इकोनॉमी को जो असर करता है देश की, क्योंकि जिस समय आपके प्रोडक्टिव ईयर्स होते हैं 40, 45, 50 साल, उस समय जिस समय आपको सबसे ज़्यादा सोसाइटी को कंज्यूम करना होता है, उस समय या तो आप बीमार होते हैं या इस दुनिया में नहीं होते। तो जो एक पूरे देश को उसका लाभ हो सकता था, आपकी एजुकेशन का, आपके एक्सपीरियंस का, वो उससे ये देश वंचित रह नहीं जाता है। होता। एक और मुझे सवाल आपसे पूछना था कि सिगरेट जो है, इससे क्या परिवार में या समाज में कोई अपराध होते हैं? जब पैसे की कमी होती है तो अपराध तो होते ही हैं। जब आपके ओवरऑल आपके पास डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाए, आप पॉवर्टी की तरफ जाते हैं, तो उससे अपराध तो होते ही हैं। दूसरा चीज़ जो हमने पहले भी एक बार डिस्कस की कि इससे ये गेटवे ड्रग है। आपने एक बार सिगरेट या किसी भी तंबाकू का इस्तेमाल करना शुरू किया तो आप बाकी हार्ड ड्रग्स की तरफ भी जा सकते हैं। तो उससे तो अपराध होने ही हैं। जितने हमें पता है, जहाँ-जहाँ ड्रग्स का सेवन होता है, वहाँ अपराध बढ़ जाता है। क्या सिगरेट स्मोकिंग से या तंबाकू से या गुटखा से या खैनी से पारिवारिक रिश्तों पे, संबंधों पे कोई प्रभाव पड़ता है? जी, उसपे भी एक से ज़्यादा तरीके से प्रभाव पड़ता है। एक तो पैसे का संकट, आर्थिक संकट तो रहता ही है। दूसरा, जब आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहती, इससे हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मेल में और फीमेल में भी फर्टिलिटी का इश्यू तंबाकू की वजह से आता है। तो जब वो होता है तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। और ओवरऑल जब आपके परिवार में बाकी सदस्य सेकंड हैंड स्मोक करते हैं या वो उनको उसका असर पड़ता है और उनकी सेहत, उनकी तबीयत खराब होती है, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। बहुत सारे केसेस में विदेशों में जो स्मोकिंग है वो डिवोर्स का एक ग्राउंड भी है, क्योंकि अगर आप अननेसेसरी सेकंड हैंड स्मोक से लोगों को अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को एक्सपोज कर रहे हैं, तो ये क्रूअल्टी की डेफिनेशन में भी आता है। अच्छा, कानूनी तौर पे? कानूनी तौर पे कुछ देशों में क्रूअल्टी की डेफिनेशन में भी आता है, क्योंकि मैं अपनी सेहत एक ठीक रखना चाहता हूँ और मैं एक तंदुरुस्त या ठीक एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट में में रहना रहना चाहता हूँ। चाहता हूँ। और यदि आप स्मोक करते हैं और उससे मुझ पे असर पड़ता है और मेरे मना पर करने के बाद भी आप उसी स्पेस में स्मोक कर रहे हैं, तो क्रूअल्टी की डेफिनेशन में भी आता एक और सवाल मैं हेमंत से जानना चाहूँगी कि महिलाओं में स्मोकिंग का क्या स्थिति है? है। जी, महिलाओं को स्मोकिंग करवाने के लिए एक बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से काम हुआ है। ओह! 20वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े साइको एनालिस्ट हुए हैं, उनके एक नेफ्यू थे। उन्होंने सिगमंड फ्रॉइड के नेफ्यू थे। जी। तो सिगमंड फ्रॉइड के नेफ्यू ने मार्केटिंग कंसल्टेंट थे, तो उनको तंबाकू कंपनियों ने बोला कि हमें अपने तंबाकू की सेल बढ़ानी है, तो उसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को हम कैसे अट्रैक्ट करें? तो उन्होंने एक कैंपेन डिज़ाइन की जिसमें ये दर्शाने के लिए कि जो महिलाएं तंबाकू का सेवन करती हैं वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट होती है। उसे टॉर्चेस ऑफ फ्रीडम के नाम से हम जानते हैं। ओह! तो एक न्यूयॉर्क में परेड करते हुए एक मोड़ एक जगह पे जहाँ पर सब कैमरामैन खड़े होते हैं, उन्होंने क्या किया, अपनी स्कर्ट के नीचे सिगरेट रखी हुई थी और सबने सिगरेट निकाल के, वहाँ महिलाओं ने जो कैंपेन का हिस्सा थी, उन्होंने पीनी शुरू की और ऐसे करके टॉर्चेस ऑफ फ्रीडम करके उन्होंने ओह! उसको उजागर किया, उसको दिखाया। तो उससे अगले दिन सारे अखबारों में वो थी, क्योंकि वो पीआर स्टंट था, तो सारे अखबारों में थी। उससे एक कैंपेन शुरू हो गई कि जो महिलाएं सिगरेट पीती हैं वो फ्री हो जाती हैं, वो हर बंधनों से मुक्त हो जाती हैं। तो ये एक कैंपेन का एक हिस्सा बता रहा हूँ। इसी तरह तकरीबन 100 साल तक तंबाकू कंपनियां महिलाएं कैसे इससे फ्री हो जाती हैं, कैसे स्लिम फिट रहती हैं, इसको लेके कैंपेन चलाई गई, इश्तिहार दिए गए और इस तरह से महिलाओं में उन्होंने सिगरेट पीना एक अच्छी चीज है, ये एक एक्सप्रेशन, फ्री एक्सप्रेशन और फ्रीडम का एक पर्याय है, ऐसा करके उन्होंने दिखाना शुरू किया। तो ये सोची समझी हुई कैंपेन थी। तो उस वक्त के कानून ने इस पे कोई एक्शन नहीं जी, लिया? 1960 के दशक तक पूरे विश्व में कोई कानून नहीं था तंबाकू को लेके। और ये ऐसा माना जाता था, तंबाकू कंपनियां क्योंकि ऐसा प्रमोट करती थी, उनकी एड थी, एडवर्टाइजमेंट थी, जिसमें ये बताया जाता था कि यदि आपके गले में खराश है, कफ है, तो आपको सिगरेट पीनी चाहिए।
और ऐसी भी एडवर्टाइजमेंट आती थी कि जितने डेंटिस्ट हैं वो सिगरेट पीते हैं। ऐसी ओह! भी एडवर्टाइजमेंट है कि डॉक्टर्स का फेवरेट ब्रांड ये होता है। तो ओह! अगर आप लीगेसी लाइब्रेरी है हुँ, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया मेंटेन करते हैं, उसकी आप लीगेसी लाइब्रेरी में जाएंगे तो हुँ, आपको इस तरह की सारी एडवर्टाइजमेंट्स वहां पर मिल जाएंगी, जिसमें मैगजीन्स में ऐसी एड छपी हुई है। तो हुँ। इसलिए डॉक्टर्स को लेके, डेंटिस्ट को लेके, और ये क्योर है बहुत सारी बीमारियों का, इतना इतना ऐसी झूठ कैंपेन का चलाई जाती है। प्रचार और इसमें महिलाएं फंस गई। जी, 1960 के दशक में सर्जन जनरल यूएस के जो हैं, हम्म, उन्होंने ये रिपोर्ट पहली बार पब्लिश की कि इससे तंबाकू से तरह तरह की बीमारियां होती हैं, जिसका खंडन तंबाकू कंपनियों ने किया। ओहो। और कोर्ट में भी उन्होंने हाथ उठा के ओथ लेके ये बोला कि इसका कोई दुष्प्रभाव होता है, हमें इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है, जो कि झूठ ज्ञान था। ना होना तो ठीक है, पर कैसे, किस हद तक गए, जी, और और ये वो भी भी झूठ था, किस उनको सदी सब में, ज्ञान था। और उनको किस सदी में। बिल्कुल। तो हम्म, ये 20वीं शताब्दी तक इसी तरह से चलता रहा, और 21वीं शताब्दी के शुरुआत तक तंबाकू कंपनियां लड़ती रही और बोलती रही कि ये सब जो है झूठ है, मनगढ़ंत बातें, हमारे तंबाकू से कोई असर नहीं होता। तो क्या अब तंबाकू कंपनियां इसके लिए कोई कानून विश्व जी, में, भारत में आ गए हैं? देखिए 1960 में सर्जन जनरल ने जब बोला, तब से लेके 2003 तक हम्म, इस तरह के जद्दोजहद डिस्कशन चलती चलती रही। रही। तंबाकू कंपनियां कभी केस करती रही, कभी हेल्थ एक्टिविस्ट करते रहे। तो 2003 में डब्ल्यूएचओ की एक इंटरनेशनल कन्वेंशन बनी, हम्म, इकलौती कन्वेंशन या इकलौती ट्रीटी जो डब्ल्यूएचओ लेके आई है, उसे कहते हैं फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल, ओके, एफसीटीसी उसका शॉर्ट फॉर्म है। ओके। तो 2003 में जब डब्ल्यूएचओ एफसीटीसी लेके आई, हम्म, उसमें ये सब नियम लगाए गए कि तंबाकू कंपनियां एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकती, हम्म, छोटे बच्चों को तंबाकू नहीं बेच सकती, हम्म, और किन किन नियमों का उसको पालन करना पड़ेगा। तो इस तरह के उसमें कुछ प्रोविजन मेंशन किए गए, हम्म, जो मेंबर स्टेट्स को जिनका पालन करना था। ओके। ये बाध्य नहीं थी, हम्म, पर फिर भी इन मेंबर स्टेट्स गाइडलाइंस। को गाइडलाइन थी जिसमें उनको फॉलो करना था। हम्म, भारत 2004 में तंबाकू विरोधी कानून लेके आई, हम्म, और बाकी सब देश जो है वो भी कोई ना कोई कानून लेके आए। आज की डेट में 185 के करीब जो देश जो हैं, देश है उनमें वो बैंड। एफसीटीसी उन्होंने साइन किया और रेटिफाई किया। रेटिफाइड। पर अमेरिका जो सबसे बड़ा कल्प्रिट है, उसने आज तक ना फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल साइन किया, ना उसको रेटिफाई किया। तो जो अमेरिका को हम बुली कहते हैं, वो यहाँ से भी साबित होता है जी, कि हम बुली हैं, बुली ही रहेंगे। तो इस समय फिर यूएस की क्या स्थिति है? देखिए यूएस का एक इतिहास है। हम्म, जिस समय फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल आया था, उससे पहले कोई 2000 के करीब, 1998 और 2000 के बीच में यूएस में 50 स्टेट है, 50 में से 46 स्टेट ने तंबाकू कंपनियों पे केस किया हम्म, कि आपकी वजह से हमारे हेल्थ सिस्टम पे फर्क पड़ता है और लोग अपनी जान गंवा रहे हैं और हमारे पे हेल्थ बर्डन पड़ता है। हम्म, उसके तहत बाकी 4 स्टेट जो है, उन्होंने अलग केस किया। तो 50 के 50 स्टेट्स ने तंबाकू कंपनियों पे केस किया। ओके। उसके बदले में तंबाकू कंपनियों ने उसको आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की। हम्म, तकरीबन $300 बिलियन की ये सेटलमेंट हुई, जो हर्जाना तंबाकू कंपनियों ने 50 के स्टेट्स को 50 दिया, स्टेट्स को दिया। और उन्होंने लिया। उन्होंने लिया। सो वेयर आर द मॉरल्स एंड एथिक्स? उसके बाद हम ये एज्यूम करते हैं कि यूएस में तंबाकू पूरी तरह से बैन हो जाना चाहिए था, क्योंकि इस केस का मतलब है यूएस स्टेट को पता था कि इससे ये नुकसान होता है, पर ऐसा नहीं हुआ। $300 बिलियन लॉस के बाद तंबाकू कंपनियों ने अपनी लेजिटिमेसी खरीदी कि ऑब्वियस। हम जो है हम लीगल रह सकें। एक तरह से इसके लिए 300 बिलियन दिया गया दिया। और लोगों की कॉस्ट पे दिया गया। तो आज भी यूएसए ने डब्ल्यूएचओ की फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल को रेटिफाई नहीं किया, और बहुत सारे कानून आज भी यूएस में लूज हैं। तो जैसी गन लॉबी वैसी इनकी स्मोकिंग को लेकर लॉबी। एक सवाल और पूछना है आपसे कि एक सिगरेट पीने से क्या कोई एडिक्ट हो जाता है? जी, अगर आप सोचें कि खाली एक सिगरेट है, एक ही कश तो है, इसमें क्या होता है, ऐसी हम्म, बात नहीं है। जब आपने एक कश लिया तो उसमें से बहुत सारे लोग दूसरा कश भी लेंगे, तीसरा कश भी लेंगे, दूसरी सिगरेट भी लेंगे, और फिर एक मन में ये रहता है कि एक सिगरेट एक कश लेने से क्या होता है। तो एक कश आप कई बार लेंगे, और जैसे आपने लिया, आपके शरीर में केमिकल जाना शुरू हुआ, आपकी केमिकल एडिक्शन शुरू हो जाती है। तो एक कश भी सेफ नहीं है, और जहां सिगरेट का सेवन हो रहा है उसके साथ में खड़ा होना भी सेफ नहीं है।